मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इनऑर्गेनिक मिस्टेक हम बात कर रहे हैं और जो हम टॉपिक कर चुके हैं हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट किया है। उसमें लास्ट टाइम हमने हाउ टू अवॉइड कंटेमिनेशन इन प्रेसिपिटेशन कि हम कैसे प्यूरिफिकेशन जो हमारे पास प्रेसिपिटेट है उसको कैसे प्यूरिफाई रख सकते हैं और उसमें अगर कहीं इम्प्योरिटी के चांसेस है कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं या इम्प्योरिटीज किस तरह से हमारे पास जो प्रेसिपिटेट हम डेवलप कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट हम किसी भी ग्रामेट्रिक एनालिसिस जो रिएक्शन हम कर रहे हैं उसमें बना रहे हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जो अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी आ रही है, उसमें कोई कंटेमिनेशन आ रहा है, किस तरह से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डाइजेशन करने के बाद कई बार हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। और जो डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है वो 2017 में पूछा गया है। 2017 जो केयूके का तुम्हारा एग्जाम होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसमें इसको पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन जो आया था डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये 2017 में पूछा गया। सो डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को जैसे मैं अगर डाइजेशन को अगर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ, डाइजेशन की जो प्रोसेस है हम उसको इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल साइज जो हमारे पास क्रिस्टल है वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाए, एग्रीगेट होने के बाद एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने के बाद वो एक लार्ज साइज के क्रिस्टल बनाए। कि वहां पे लार्ज साइज का जो पार्टिकल होगा या जो लार्ज साइज का क्रिस्टल अगर वहां पे डेवलप होगा तो उसको फिल्टर करना इजी होगा और उसको जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो उसकी वहां पे अच्छी रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। सो इसलिए हम डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वेरी स्मॉल क्रिस्टल होते हैं, जो हमारे पास स्मॉल साइज के क्रिस्टल होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्मॉल साइज के कुछ भी क्रिस्टल है, मेरे पास कोई एक बीकर है, जो मेरे पास ये स्मॉल साइज के क्रिस्टल है, जब मैं इसको हीट करता हूँ, वाटर बाथ में मैं इसको हीट करता हूँ, यहाँ मेरे पास एक वाटर बाथ है, वाटर बाथ, और मैं इसको यहां से हीट कर रहा हूं। हीट करने में क्या होगा, जो इसमें स्मॉल साइज के क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, जो हमारे पास स्मॉल साइज के क्रिस्टल होते हैं जो उनका सरफेस एरिया क्या है बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं स्मॉल साइज क्रिस्टल हैव लार्ज सरफेस एरिया, उनका जो सरफेस एरिया क्या होता है वो ज्यादा होता है। लार्ज सरफेस एरिया होने के साथ साथ जो उनकी सरफेस एनर्जी वो भी ज्यादा है एंड हैंस हैव हाई सरफेस एनर्जी। और जब उनकी सरफेस एनर्जी भी ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होने के साथ जो उनकी सोलबिलिटी रहेगी मीडियम में वो भी ज्यादा रहेगी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड have higher solubility and have higher solubility than larger crystal। जो हमारे पास लार्ज साइज के क्रिस्टल है उनके कंपैरिजन में जिनकी सोलबिलिटी है वो ज्यादा है। जो हमारे पास स्मॉल साइज के क्रिस्टल है एक तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने से उनकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है और सरफेस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो उनकी सोलबिलिटी है वो भी ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं इसको हीट करता हूँ, हीट करने से क्या होता है कि जो स्मॉल साइज के क्रिस्टल है वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो एग्रीगेट होके एक दूसरे के साथ वहां पे लार्ज साइज के क्रिस्टल बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। और जब वो आफ्टर डाइजेशन वहां पे क्या होता है, ये जस्ट सिर्फ मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। जब हम उसको कूल करते हैं तो कूल करने के बाद जो हमारे पास क्रिस्टल का साइज होता है वो जनरली वो लार्ज साइज के क्रिस्टल होते हैं वहां पे। जो क्रिस्टल होगा उनका साइज क्या होगा वहां पे
लार्ज साइज क्रिस्टल आफ्टर डाइजेशन। और यहां पे क्या है, सभी स्मॉल साइज के क्रिस्टल है। स्मॉल साइज क्रिस्टल। आफ्टर डाइजेशन क्या होगा, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, आफ्टर यहां पे क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। और एग्रीगेट होने के बाद जो उनका क्रिस्टल का साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास क्या जो वेरी स्मॉल साइज क्रिस्टल है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने के बाद उनकी सरफेस एनर्जी है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल साइज के क्रिस्टल उनकी हायर सोलिबिलिटी है देन लार्जर साइज क्रिस्टल। व्हेन प्रेसिपिटेट, जब जो हमारे पास प्रेसिपिटेट है जब हम उसको हीट करते हैं विद देयर मदर लिक्विड। मदर लिक्विड होता है जो उसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड है, जिस लिक्विड के अंदर ऑलरेडी प्रेसिपिटेट है उसको हम बोलते हैं मदर लिक्विड। उसको हम क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड। जो लार्ज साइज के क्रिस्टल होते हैं ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन। मींस एक्सपेंस क्या है कि वहां पे जो स्मॉलर साइज के क्रिस्टल हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होंगे और एग्रीगेट होने के बाद वो हमारे पास क्या बनाएंगे, लार्ज साइज के क्रिस्टल की वहां पे फॉर्मेशन होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, स्मॉल साइज के क्रिस्टल एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट होने के बाद वो हमारे पास वहां पे लार्ज साइज के क्रिस्टल की वहां पे फॉर्मेशन होती है। द स्मॉलर पार्टिकल टेंड्स टू डिजोल्व एंड रिप्रेसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ द लार्जर क्रिस्टल। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स है वो डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व होने के बाद दोबारा वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं जो हमारे पास लार्ज साइज के क्रिस्टल होते हैं और उनका जो साइज है वो वहां पे इंक्रीज हो जाता है। इन एडिशन द इंडिविजुअल क्रिस्टल कैन आल्सो कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर क्रिस्टल। जब स्मॉल साइज के क्रिस्टल आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लार्ज साइज के क्रिस्टल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एग्लोमरेशन। जो स्मॉल साइज के क्रिस्टल आपस में एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअल जो स्मॉल साइज के क्रिस्टल हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम पर्टिकुलर, उस जो टर्म है उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन। व्हेन, इसको हम लिख सकते हैं दी व्हेन द स्मॉल साइज क्रिस्टल, स्मॉल साइज क्रिस्टल come together to form large size crystal is called, उसको हम क्या कहेंगे, एग्लोमरेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लोमरेशन, MERATION। जब स्मॉल साइज के क्रिस्टल आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वहां पे लार्ज साइज के क्रिस्टल बनाते हैं। ये तो हमारे पास प्रोसेस थी डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस। लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस में हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होता है हम जनरली, मैंने क्या कहा, हीट करते हैं तो मीन्स हम उसको हाई टेम्परेचर पे करते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स इज डन यूजुअली एट हाई टेम्परेचर, मोस्टली इन हॉट वाटर बाथ। हम यहाँ पे वाटर बाथ लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या वाटर है यहाँ पे, और जब हम उसको हीट करते हैं बिकर को उसमें रख के तो हम उसको वहाँ पे इस तरह से हीट करते हैं टू स्पीड अप द वाटर बाथ में हीट। डायरेक्ट हीट नहीं करते हम उसको वाटर बाथ में हीट करते हैं क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है जनरली इतना ही वहाँ पे राइज हो सके जितना वाटर का है। अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उससे में भी जो हमारे पास यहाँ पे सोलवेंट है, जिस सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, प्रेसिपिटेट हैं, वो मे भी वहाँ पे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हम टेम्परेचर रखते हैं, वाटर का अराउंड हम टेम्परेचर वहाँ पे रखते हैं। और जनरली इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, वाटर का यूज किस लिए हम करते हैं, जैसे सिर्फ जो लार्जर साइज जो क्रिस्टल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि जो लार्जर साइज के क्रिस्टल हैं उनको फिल्टर करना भी ईजी होता है, फिल्टर करने के ईजी के साथ वो प्योर भी होते हैं, क्योंकि जब क्रिस्टल का साइज ज़्यादा होगा तो उसका जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से जो इम्प्योरिटी के उसके सरफेस पे एब्जॉर्प्शन के चांसेस है वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। वहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास जनरली उस केस में क्या होगा, प्योर क्रिस्टल हमारे पास बनते हैं। सो ये तो था प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल साइज के क्रिस्टल के लिए। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं वो लार्ज साइज के क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल हमारे पास जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। जब क्रिस्टल हमारे पास इस तरह से हो, जब वो इनसोल्यूबल होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि
उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो वहाँ पे नहीं हो पाती, तब हमारे पास वहाँ पे बनता क्या है, कोलोइडल प्रेसिपिटेट होता है, उनका जो नेचर होता है वो कोलोइडल होता है नेचर में। सो इसके बाद ये तो हमने देखा कि जो हमारे पास क्रिस्टल का साइज स्मॉल है और उसकी सोल्युबिलिटी है वाटर में, मीन्स वो सोल्यूबल हो सकते हैं और सोल्यूबल होने के बाद एग्रीगेट हो जाते हैं। बट कई बार ये नोटिस किया गया है कि हमारे पास क्रिस्टल इस तरह के होते हैं कि वो इनसोल्यूबल होते हैं उस सॉल्वेंट में, जब आप उसको हीट करोगे वो इनसोल्यूबल रहेंगे, वो सोल्यूबल नहीं होंगे, सोल्यूबल नहीं होंगे तो एग्रीगेट नहीं होंगे, और एग्रीगेट नहीं होंगे तो लार्ज साइज के क्रिस्टल कैसे बनेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जब क्रिस्टल इनसोल्यूबल होते हैं तो हम जब उसको हीट करते हैं तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती, या जो डाइजेशन की प्रोसेस है वहाँ पे प्रोसीड नहीं होती। उस केस में जनरली जो इस तरह के जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं उसके मदर लिक्विड में आफ्टर हीटिंग या हीटिंग के टाइम भी, उनको हम बोलते हैं जो इस तरह के हमारे पास क्रिस्टल होते हैं उनका नेचर होता है कोलोइडल। उनका नेचर किस तरह का होता है, कोलोइडल नेचर होता है। और कोलोइडल नेचर में हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस में क्या नोटिस किया गया, इन सम केसेस in some cases the precipitate the small crystal, हम लिख सकते हैं in some cases the precipitate are insoluble in nature, are insoluble and not give crystalline precipitate। तो वो क्या एग्रीगेट नहीं होंगे और वो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, and not give crystalline precipitate and hence their nature is colloidal। वो कैसे होते हैं नेचर में, कोलोइडल उनका नेचर होता है। कोलोइडल कैसे होते हैं, जिसमें लार्ज नंबर होते हैं स्मॉल पार्टिकल। इन सम केसेस द प्रेसिपिटेट आर इनसोल्यूबल एंड नॉट गिव क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, कि जब हम उसमें डाइजेशन की प्रोसेस कराते हैं तो हमें वो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट नहीं देते, बल्कि वो हमारे पास वहाँ पे कोलोइडल नेचर होता है। उनका कोलोइडल नेचर होने का अब वहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं उनका साइज होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर। जो हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल साइज 1 to 100 माइक्रोमीटर। अब साइज बहुत कम है, साइज कम होने की वजह से उसका जो हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड हैंस हैव लार्ज सरफेस एरिया। उनका सरफेस एरिया क्या वहां पे बहुत ज्यादा है। कोलोइडल नेचर के जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, उनका साइज होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर। साइज कम है तो उनका जो सरफेस एरिया क्या होगा वहां पे बहुत ज्यादा होगा। दीज कोलोइडल आर फॉर्म्ड सिमिलर टू प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म। जो उनका कोलोइडल पार्टिकल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो सिमिलर है जैसे हमारे पास प्रेसिपिटेशन होता है। इन प्रेसिपिटेट आयन्स आर अरेंज, जो आयन का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स अरेंजमेंट होता है। जैसे मैं AgCl की बात करूं, मेरे पास जैसे AgCl है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये मेरे पास क्या है, क्रिस्टल प्रेसिपिटेट है मेरे पास। आप इनको क्रिस्टल कह सकते हो, AgCl के क्रिस्टल ऑफ AgCl या प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। ओके, ये उसका क्रिस्टल होगा, ये उसका वहां पे प्रेसिपिटेट होगा। द नेट सरफेस चार्ज इज 0। अगर आप ओवरऑल चार्ज की बात करो, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव न्यूट्रल, 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 Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव न्यूट्रल। मींस जो मॉलिक्यूल रहेगा, जो ओवरऑल उस पर चार्ज रहेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओवरऑल सरफेस चार्ज इज, जो ओवरऑल सरफेस चार्ज होगा उस पर वो क्या होगा, वहां पे 0 होगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होगा वहां पे इक्वल है। हाउएवर द सरफेस एनर्जी हैज द टेंडेंसी टू ऑब्जर्व आयन ऑफ द पार्टिकल प्रेसिपिटेट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो AgCl बना है वो बना कैसे है, मेरे पास क्या है, एक बीकर है, उसमें मेरे पास क्लोरीन के आयन्स हैं। मेरे पास उसमें क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में मैंने क्या डाला, AgNO3 डाला।
AgNO3 जब इसमें ऐड करूंगा मैं एज ए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट क्लोरीन के आयंस यहाँ पे, तो मेरे पास बनेगा क्या, AgCl की फॉर्मेशन होगी। अब मैंने इसमें यहाँ पे क्या डाला, AgNO3 डाला, मैंने क्या डाला वहां पे, AgNO3 डाला, AgCl के साथ कंबाइन होगा, Ag क्या होगा वहां पे, Cl के साथ कंबाइन होकर वहां पे AgCl की फॉर्मेशन होगी। सो इस केस में क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी विल हैव एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन। अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड आयन की एक्सेस है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड आयन की एक्सेस है, मीन्स कोई भी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसके काउंटर आयन पे AgCl है यहाँ पे, इसका कोई भी काउंटर आयन का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो एक्सेस में होगा वो क्या होगा वहां पे कंबाइन होकर प्राइमरी लेयर बना देगा। Cl नेगेटिव इसके साथ क्या होगा, कंबाइन होगा और वहां पे वो क्या बनाएगा, प्राइमरी लेयर बना देगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो कोई दूसरा काउंटर आयन होगा वहां पे NO3 नेगेटिव हो सकता है, पोटासियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, ये तो Cl नेगेटिव हो गया। अब वहां पे कोई भी जो दूसरा इसका काउंटर आयन मॉलिक्यूल्स है, अगर H पॉजिटिव भी वहां पे है, वाटर है जैसे, H पॉजिटिव क्या होगा, कंबाइन होना इसके साथ स्टार्ट हो जाएगा और ये बनाएगा यहाँ पे सेकेंडरी लेयर। वहां पे क्या होगा, सेकेंडरी लेयर की फॉर्मेशन होगी। मींस ओवरऑल कहने का मोटिव क्या है यहाँ पे, दिस सरफेस हैज द टेंडेंसी टू ऑब्जर्व आयन ऑफ द प्रेसिपिटेट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन सॉल्यूशन। उसमें कहने का मेन मोटिव क्या हमारे पास, दिस सरफेस हैज द टेंडेंसी टू ऑब्जर्व प्रेसिपिटेट ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर इन एक्सेस। जो भी एक्सेस में होगा, Cl नेगेटिव एक्सेस में है तो Cl ऑब्जर्व हो जाएगा, Ag पॉजिटिव एक्सेस में है तो Ag पॉजिटिव की उसके पास उसके जो अपर सरफेस उस पर प्राइमरी लेयर बन जाएगी। प्राइमरी लेयर पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो सेकेंडरी लेयर होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो किसी भी आयन की हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे जो सोल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज का। This create a charge on the surface. The degree of such as adsorption is generally small if the precipitate is crystalline, but is somewhat is higher in case of colloidal. जैसे मैंने कहा अगर AgCl का क्रिस्टल है, वहाँ पे क्रिस्टलाइन नेचर है, तो उस केस में जो प्राइमरी लेयर है, सेकेंडरी लेयर उस पर एडजॉर्ब हो रही है, दिस वन इज एज इम्प्योरिटी, यहाँ पे एज इम्प्योरिटी है तो उसका एडजॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है क्योंकि वो लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं। बट क्लोइडल का क्या है, स्मॉल साइज पार्टिकल है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से तो उस पर वो क्या हो जाती है, इजीली वहाँ पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि द डिग्री ऑफ सच एन एडजॉर्प्शन, जो यहाँ पे क्लोरीन और जो H पॉजिटिव का एडजॉर्प्शन हुआ है वो स्मॉल रहता है इफ द प्रेसिपिटेट इज क्रिस्टलाइन, बट इन द केस ऑफ क्लोइडल इट इज लार्जर, मीन्स वो लार्जर रहेगा, हाइयर रहेगा इन द केस ऑफ क्लोइडल की अगर मैं बात करता हूँ। द एडजॉर्प्शन क्रिएट ए प्राइमरी लेयर विच इज स्ट्रॉन्गली हेल्ड टू द क्रिस्टल। द प्राइमरी लेयर अट्रैक्ट आयंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू क्रिएट ए काउंटर लेयर और सेकंड लेयर। जो Cl नेगेटिव प्राइमरी लेयर बनाएगी, ये अपोजिट चार्ज या काउंटर आयन के चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और वहां पे सेकंडरी लेयर या काउंटर लेयर की फॉर्मेशन होगी। इसको हम काउंटर लेयर भी बोलते हैं। प्राइमरी लेयर बनेगी, उसके बाद वहां पे काउंटर लेयर बनेगी, गिविंग एन ओवरऑल न्यूट्रल मास। Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल हो गया। अब ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उस पर इंप्योरिटीज है, प्राइमरी लेयर है, सेकंडरी लेयर है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वहां पे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सोलवेंट मॉलिक्यूल आर यूजुअली इंटरस्प्रेड बिटवीन द लेयर। जो सोलवेंट मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास सपोज करो वाटर है, वो क्या हो जाता है, इसके बीच में ट्रैप हो जाता है यहाँ पे प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर के बीच में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोलवेंट मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर। जब सोलवेंट मॉलिक्यूल प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में ट्रैप हो जाता है, उस द काउंटर लेयर न्यूट्रलाइज द प्राइमरी लेयर एंड द टू कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज साइज पार्टिकल दैट इज दे कोएगुलेट। प्राइमरी लेयर पे नेगेटिव चार्ज है, सेकेंडरी लेयर पे पॉजिटिव चार्ज है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के साथ वो वहां पे क्या करेंगे, कोएगुलेशन करेंगे। उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेट। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर कंबाइन टू फॉर्म कोएगुलेट, वहाँ पे क्या करेंगे, वो कोएगुलेट करेंगे जब प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर आपस में कंबाइन हो जाएगी।
If the secondary layer is loosely bound, the primary layer with charge will tends to repels like particle and maintain a colloidal state. अगर वहाँ पे जो सेकेंडरी लेयर है वो लूजली बाउंड है तो वो क्या करता है, इसके कंटेक्ट में आने के बाद वो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देती है. अगर प्राइमरी लेयर और जो सेकेंडरी लेयर पे चार्ज दोनों पे NF चार्ज है तो उस केस में वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. When coagulate particle are filtered, अब यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव AgCl पे ये दोनों कंबाइन हो गए और वहाँ पे कोएगुलेट हो गए. जो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो उसका नेचर क्या हो गया, कोएगुलेट हो गया. When the coagulate particles are filtered, कोएगुलेशन किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर है वो आपस में कंबाइन हो गया, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. When coagulate particle are filtered, they retain the जो प्राइमरी लेयर एंड सेकेंडरी लेयर एंड द सोलवेंट. मीन्स जब हम इन कोएगुलेट पार्टिकल को हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के टाइम क्या होता है, प्राइमरी लेयर भी इंटैक्ट रहती है, सेकेंडरी लेयर भी इंटैक्ट रहती है. इवन जो सोलवेंट मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर में वो भी इनके बीच में ट्रैप्ड रहता है. When the precipitate is washed with H2O to extent of solvent H2O molecule between the layer is increased. जब हम कोएगुलेशन के टाइम जब हम इसको फिल्टर करते हैं, जो कोएगुलेट पार्टिकल होते हैं जब हम उसको फिल्टर कर रहे हैं, प्राइमरी लेयर सेकेंडरी लेयर उस पर इंटरेक्ट है, अगर हम उसको वाटर से वॉश कर देते हैं तो वाटर से वॉश करने के बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर है उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है, जो वाटर का कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे वाटर ट्रैप्ड है और वाटर हमने उसको दोबारा वॉशिंग दे दी तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में क्या हो जाएगा, वाटर है जो वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगा. So when the precipitate is washed with H2O, the extent of solvent H2O molecule between the primary and secondary layer is increased. This causes the secondary layer to become weak and the particle revert back to the colloidal state. This process is called peptidization. यहाँ तक तो एक colloidal नेचर में थे. ओके, प्राइमरी लेयर आई, उस पर प्राइमरी सेकेंड लेयर के बीच में इंटरेक्शन हुआ, प्राइमरी सेकेंड लेयर के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद ये सारे क्या हो गए, कोएगुलेट पार्टिकल हो गए. हमने इसको फिल्टर किया कोएगुलेट पार्टिकल को, ध्यान से समझना, कोएगुलेट पार्टिकल को हमने फिल्टर किया तो प्राइमरी सेकेंडरी लेयर और वाटर जो उसके बीच में ट्रैप्ड है वो इंटैक्ट है, सेम है सब कुछ जो कोएगुलेट पार्टिकल ओवरऑल. जब हमने उसको वाटर से वॉशिंग दी तो वाटर से वॉशिंग देने के बाद जो एक्सटेंट ऑफ वाटर सोलवेंट मॉलिक्यूल है प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज होने से क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसके बीच में जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो सेकेंडरी लेयर वहाँ से अलग हो जाएगी और जब सेकेंडरी लेयर अलग हो जाएगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. मीन्स जो प्राइमरी लेयर है वहाँ पे उसके पास कोई दूसरा चार्ज नहीं है जिसके साथ वो स्ट्रांगली होल्ड कर सके वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू H पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो भी वहाँ पे फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं. तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास दोबारा वो कोलॉइडल स्टेट में रिटर्न हो जाता है, कोएगुलेट पार्टिकल से वो दोबारा कोलॉइडल स्टेट में चला जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन. अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, मेरे पास क्या कोएगुलेट पार्टिकल है, कोएगुलेट पार्टिकल, मैंने इसको क्या किया, फिल्टर किया. फिल्टर करने के बाद मैंने इसको वाटर से वॉशिंग दी. वाटर से वॉशिंग देने के बाद क्या हो गया, वाटर एक्सटेंट इंक्रीज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर. वो इंक्रीज होगा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर बिकम वीक. वो क्या हो जाएंगे, वहां पे वीक हो जाएगी और जब वो वहां पे वीक हो जाएंगी तो सेकेंडरी लेयर सेपरेट फ्रॉम प्राइमरी लेयर. वो उससे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और जब वो उससे सेपरेट हो जाएगी तो वो दोबारा किस में रिटर्न हो जाएगा, कोएगुलेशन में, सॉरी कोलॉइडल नेचर, कोलॉइडल नेचर. आप यहां पे लिख सकते हो रिटर्न टू कोलॉइडल नेचर या कोलॉइडल पार्टिकल. हो गया, कोलॉइडल पार्टिकल में दोबारा रिटर्न हो जाएगा और इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन.
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर से वॉशिंग ना देके किसी इलेक्ट्रोलाइट से वॉशिंग देनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रोलाइट से वहाँ पे वॉशिंग देनी पड़ेगी। टू अवॉइड पेप्टाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इज जनरली एज टू फॉर्म ए क्लोजली सेकेंडरी लेयर टू इनहैंस कोएगुलेशन। मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो उसके बीच में इंटैक्ट रहे, तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं। हीटिंग टेंड्स टू डिक्रीज एडजॉर्प्शन एंड द इफेक्टिव चार्ज इन द एडजॉर्ब लेयर देयर बाय एडिंग कोएगुलेशन। स्टरिंग इज आल्सो हेल्प इन कोएगुलेशन। स्टरिंग से हम कर सकते हैं उसको, हीटिंग से कोएगुलेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स जो मेरा क्लोइडल पार्टिकल था वो कोएगुलेशन में ही रहे, वो पेप्टाइजेशन की थ्रू पेप्टाइजेशन प्रोसेस वो क्लोइडल में ना चेंज हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, टू अवॉइड पेप्टाइजेशन, टू अवॉइड पेप्टाइजेशन वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट। हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास प्रोसेस। अगर हमारे पास इस तरह के पार्टिकल हैं कि जो डाइजेशन के टाइम अगर वो इनसोल्यूबल है तो उस केस में उनका नेचर कैसा है, कोलोइडल नेचर है, और कोलोइडल नेचर में वो कोएगुलेशन करेगा, पेप्टाइजेशन करेगा। पेप्टाइजेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास जनरली जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक आर वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक आर वाटर हेटिंग। मीन्स जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, या जो उनमें वाटर कंटेंट होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर को रिपेल करते हैं। आप इस तरह से भी उसको समझ सकते हो। सो अगर मैं बात करें हम हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक की। हाइड्रोफिलिक कौन से हमारे पास, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक कौन से, वाटर हेटिंग। वो वाटर को क्या करते हैं वहां पे, हेट करते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, सच कोलोइडल हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के साथ, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर। उनकी वाटर के साथ जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी मीन्स बॉन्डिंग, वो स्ट्रॉन्ग होती है। ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलोइडल इज विस्कस। और जनरली जो हाइड्रोफिलिक जो हमारे पास कोलोइडल होते हैं वो विस्कस होते हैं। हाइड्रोफिलिक कोलोइडल आर विस्कस। और जो विस्कस सोल्यूशन होता है उसको इजीली फिल्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जो विस्कस होने की वजह से वो क्या हो जाता है कि जो हमारे पास जो पोर साइज होता है, जो फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं उसको वो क्या कर देता है, वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर रिपेलिंग, ए सोल्यूशन ऑफ सच इज कॉल्ड सोल। ये क्या, वाटर हीटिंग, और इसके सोल्यूशन को हम कहते हैं, ये विस्कस होता है कोलोइडल, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक इज कॉल्ड सोल। सो आपको ध्यान रखना है सोल किसको कहते हैं और विस्कस कौन सा होता है। हाइड्रोफोबिक हमारे पास सोल की तरह होता है और वो विस्कस के होता है। कोएगुलेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलोइडल इज फेयरली इजी एंड रिजल्ट इन कर्डी प्रेसिपिटेट। इस केस में हमारे पास जनरली कर्डी प्रेसिपिटेट बनते हैं और जिनको फिल्टर करना इजी रहता है। कोएगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सच एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज मोर डिफिकल्ट एंड प्रोड्यूस ए जिलिटेनियस प्रेसिपिटेट। जिलिटेनियस या विस्कस होता है ना, जिसकी कुछ नेचर विस्कस होता है, वो उसका नेचर हम जिलिटेनियस बोल सकते हैं उसका, या विस्कस नेचर है उसका। विस्कस नेचर होने की वजह से उसका क्या है कि विच इज डिफिकल्ट टू फिल्टर ड्यू टू क्लोगिंग ऑफ पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। क्लोगिंग मीन्स वो उसके जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, क्लग कर देता है, क्लोगिंग CLOGGING। क्लोगिंग मीन्स वो उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। जिलिटेनियस प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज सरफेस एरिया टेंड्स टू ऑब्जर्व इम्प्यूरिटी क्वाइट रेडली। जो विस्कस होते हैं या जो जिलिटेनियस होता है उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है और वो क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को इजिली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, या इम्प्यूरिटी को इजिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन सच केसेस रिप्रेसिपिटेशन इज डन टू रिड्यूस इम्प्यूरिटी लेवल।
हम इस केस में जनरली क्रिस्टलाइजेशन आप उसको कह सकते हो, रिप्रेसिपिटेशन की प्रोसेस को भी हम उसको यूज करते हैं। सो जो हमारे पास जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर हीटिंग। हाइड्रोफिलिक में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के साथ। सो जो हाइड्रोफिलिक जो हमारे पास कोलोइडल होते हैं वो विस्कस होते हैं और जिलिटेनियस भी आप लिख सकते हो। जिलिटेनियस से विस्कस होने की वजह से इनको फिल्टर करना मुश्किल रहता है। जैसे हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, इसमें एक एग्जांपल है FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्या करना, वहाँ पे फिल्टर करना इतना इजी नहीं होता। क्योंकि वो उसका जो पोर साइज होता है हमारे पास फिल्टर पेपर के, उसको क्लोग कर देता है, उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर हीटिंग होते हैं, क्लोइडल सोल्यूशन उसका हाइड्रोफोबिक होता है, वो सोल होता है, अच्छे क्रिस्टल होते हैं, उनको फिल्टर करना भी ईजी होता है और इम्प्योरिटी लेवल भी वहाँ पे कम होता है एज कम्पेयर टू हम हाइड्रोफिलिक की अगर हम बात करें। जो ये हमारा टॉपिक था इसमें हमने दोनों तरह के केसेस को डिस्कस किया। एक केस में तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन उन पे क्या है कि वो सोल्यूबल है, और दूसरा क्या है अगर वो सोल्यूबल नहीं है। जब वो सोल्यूबल है तो वो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनाएंगे, उनका नेचर क्रिस्टलाइन होगा। बट व्हेन द पार्टिकल्स आर इनसोल्यूबल ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, तो उस केस में जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो उनका नेचर कोलोइडल नेचर होता है, उनका क्रिस्टलाइन नेचर नहीं होता। और कोलोइडल नेचर में हमारे पास जो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको अभी 20 to 25 मिनट जो मैंने आपको समझाई है वो सारी हमारे पास कोलोइडल नेचर में आती है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।